नाम है अरुण सिंह और आप सफर कर रहे हैं फ्री एजुकेशन वर्ल्ड की दुनिया में। आज हम अपने फंडामेंटल राइट्स की सीरीज को, जो पॉलिटी की सीरीज चल रही है, इसको आगे बढ़ाते हुए आगे के फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आगे हम आर्टिकल 22 तक डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 23 से आगे के राइट्स को डिस्कस करेंगे। तो पहला है आपका आर्टिकल 23 एंड 24, जो कि है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आपके एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट जो राइट्स हैं आपके, वो क्या है। आर्टिकल 23 पहला आर्टिकल है, ये कहता है प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर। इसमें क्या आता है बेसिकली कि आप उसे क्या बोलते हैं, जो लोग मनुष्य का व्यापार करते हैं ट्रैफिकिंग के थ्रू, इधर से उधर ले जाते हैं, या स्लेवरी हो गई, या प्रोस्टिट्यूशन हो गया, देवदासी प्रथा हो गई, जो भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड है, इस सबको प्रोहिबिट करता है। राइट इज अवेलेबल टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया एज वेल एज नॉन सिटीजन। ये सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों के लिए अवेलेबल है, ठीक है। और ये फोर्स लेबर वगैरह आप इससे नहीं ले सकते, जबरदस्ती किसी से बंधुआ मजदूरी वगैरह नहीं करवा सकते। इसमें ये बेसिकली दिया गया है। ये इस एक एक्ट भी आया था 1956, इमोरल ट्रैफिक। इसके तहत इसमें अगर वायलेशन कुछ होता है तो इसके तहत देखा जाता है, ठीक है। आगे का है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर का क्या है, आर्टिकल 24 जो है ये बोलता है कि आप किसी भी चिल्ड्रन से बिलो द एज ऑफ 14 ईयर इस डेंजरस जॉब लाइक फैक्ट्रीज, माइंस वगैरह में आप 14 साल से अगर छोटा कोई बच्चा है तो उससे काम नहीं करवा सकते। हाउएवर इट डिड नॉट प्रोहिबिट दियर एम्प्लॉयमेंट इन एनी हार्मलेस और इनोसेंट वर्क। लेकिन किसी इनोसेंट वर्क को या हार्मलेस वर्क में ये प्रोहिबिट नहीं करता बच्चे को काम करने के लिए। द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 रीनेम्ड एज चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 में फिर से आया, तो इसको रीनेम कर दिया गया था। इन 2016 फिर से इसमें अमेंडमेंट कर दिया गया, स्पेसिफिकली डील विद द वायलेशन ऑफ द राइट रिलेटेड टू दिस राइट। इसमें जो वायलेशन होते हैं उनसे रिलेटेड डील करने के लिए 2016 में फिर से अमेंड किया गया। 2016 का अमेंडमेंट कहता है कंप्लीटली प्रोहिबिटेड एम्प्लॉयमेंट और द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर ऑफ एज इन ऑल ऑक्यूपेशन एंड प्रोसेस। ये कहता है किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी ऑक्यूपेशन में 14 से नीचे के जो बच्चे हैं उनको नहीं रखा जाएगा, उनसे एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं रखा जा सकता। ये 2016 का अमेंडमेंट कहता है। लेकिन पहले क्या था, पहले इसमें बोला गया था कि ये प्रोहिबिट नहीं करता था किसी भी वैसे वर्क के लिए, लाइक इनोसेंट एंड हार्मलेस वर्क के लिए उसे क्या बोलते, प्रोहिबिट नहीं करता था। लेकिन 2016 में जो अमेंडमेंट किया गया उसके तहत अब 14 साल से नीचे तक के जितने बच्चे हैं उनको किसी भी काम के लिए नहीं फोर्स किया जाएगा, उनसे कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं लिया जा सकता। इट ऑल्सो प्रोहिबिट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एडोलेसेंट 14 to 18 ईयर ऑफ एज इन हैजार्डियस ऑक्यूपेशन ऑफ द प्रोसेस। और 14 से 18 के जो बच्चे हैं जिनको एडोलेसेंट बोलते हैं, इन बच्चों को भी आप कोई ऐसे डेंजरस काम के लिए, डेंजरस ऑक्यूपेशन के लिए, माइन वर्क वगैरह हो गया, इसमें आप नहीं उनको रख सकते, ठीक है। ये इसका अमेंडमेंट कहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम रिलीजियस राइट्स के बारे में देखेंगे। आर्टिकल 25 हमारा कहता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन। इसमें क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो है हमारे राइट्स, ये सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन दोनों को प्रोवाइड है। इसमें कॉन्साइंस का मतलब होता है अ पर्सन मे और मे नॉट चूज टू फॉलो एनी रिलीजन। कोई सा भी इंसान किसी भी धर्म को चाहे तो फॉलो कर सकता है, ना चाहे तो ना भी फॉलो करे, कोई सा भी धर्म, उस पर कोई बाउंडेशन नहीं है। राइट टू प्रोफेस, वन कैन डिक्लेयर हिज हर रिलीजियस बिलीफ एंड फेथ ओपनली एंड फ्रीली। कोई भी चाहे अपने धार्मिक विचारों को प्रकट कर सकता है। राइट टू प्रैक्टिस, इसमें क्या है, आप अपने रिलीजियस वर्शिप को कैसे, रिचुअल्स को, सेरेमनीज जो भी आपके चलते हैं, त्यौहार हैं, फेस्टिवल्स हैं, सबको अपने हिसाब से आप मना सकते हो। राइट टू प्रोपेगेट, ये कहता है परसुएट पीपल टू कन्वर्ट वन रिलीजन टू अनदर। ये आपको अधिकार देता है, आप अपने आप को एक धर्म से दूसरे धर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ फोर्सफुली कन्वर्शन। फोर्सफुली आप किसी को भी किसी दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसको अलाउ नहीं करता हमारा संविधान। इट ओनली गिव्स अस द राइट टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन अबाउट अवर रिलीजन एंड दस अट्रैक्ट अदर्स टू इट। ये केवल इतना आपको अधिकार देता है कि आप अपने धर्म की अच्छाइयाँ बताइए, जिससे लोग उससे अट्रैक्ट हो सकते हैं तो हो जाएं, और कन्वर्ट हो, अपने आप हो सकते होना चाहते हैं, तो इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। इसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं। द गवर्नमेंट कैन इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस ऑन द प्रैक्टिस ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी एंड हेल्थ। लेकिन अगर सरकार चाहे तो इस पे लिमिटेशंस लगा सकती है, 3 बेसिस पे, मॉरलिटी के बेस पे, हेल्थ के बेस पे और पब्लिक ऑर्डर को प्रोटेक्ट करने के बेस पे, ठीक है। अगला पॉइंट है द गवर्नमेंट कैन इंटरफेयर इन रिलीजियस मैटर्स फॉर रूटिंग आउट सर्टेन सोशल एविल्स।
जो और गवर्नमेंट अगर कोई धर्म में कोई बुराइयां हैं, जो सामाजिक बुराइयां हैं, उनको हटाने के लिए भी इससे रिलेटेड इंटरफेयर कर सकती है रिलीजन में। फॉर एग्जांपल बैनिंग प्रैक्टिस ऑफ सती, जो सती वगैरह होती थी उसको बैन कर दिया। अभी ट्रिपल तलाक वाला सीन था, उसको हटा दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। तो ऐसे रेस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट लगा सकती है जो कि सामाजिक बुराइयों से जुड़े हुए हैं, ठीक है। सच रेस्ट्रिक्शंस कैन नॉट बी अपोज्ड इन द नेम ऑफ इंटरफेरेंस इन द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ऐसे रेस्ट्रिक्शंस को आप अपोज नहीं कर सकते कि धर्म के बीच में स्टेट इंटरफेयर कर रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से आर्टिकल 26 जो है ये आपके रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश करने, उसके मैनेजमेंट के लिए आपको फ्रीडम देता है, ठीक है। इसमें एक ये क्लॉज है कि द राइट प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 26 आर ऑल्सो सब्जेक्ट टू द पब्लिक ऑर्डर, मोरलिटी एंड हेल्थ। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना होगा, ये पब्लिक ऑर्डर को कहीं से भी उसमें कोई मग्न ना करें, आके कोई दिक्कत ना पहुंचाएं। मोरालिटी का ध्यान रखें और हेल्थ का ध्यान रखें। इन बातों का ध्यान रखते हुए आप किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को मैनेज कर सकते हो। ये आपको आर्टिकल 26 के तहत अधिकार मिला हुआ है। आर्टिकल 27 कहता है आपका फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ अ रिलीजन। अगर आप किसी धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, उसके प्रमोशन के लिए अगर आप कोई मनी जुटा रहे हो तो उसमें आपको टैक्स से एग्जम्प्ट किया जाता है। आपको टैक्स नहीं देने की जरूरत नहीं पड़ती। किसी धार्मिक कामों को करने के लिए आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला है आपका फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। Article 28 states that no religious instructions shall be provided in any educational institutions wholly maintained out of the state funds. द टेरिटरी ऑफ इंडिया। टेरिटरी ऑफ इंडिया में कोई सा भी अगर इंस्टीट्यूट सपोज बना हुआ है, वो किसी धर्म विशेष से उसके ताल्लुकात हैं, तो उसके जो इंस्ट्रक्शंस होंगे आपको जरूरी नहीं है आपके ऊपर वो थोपे जाए, आपको वो मानने पड़े। अगर कोई माइनर है इस केसेस में तो उसके पेरेंट्स का कंसेंट लेना जरूरी है कि वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन मानेगा या नहीं मानेगा, ठीक है। ये आपके हाथ में है टोटली। अगले है आपके कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जो कि आर्टिकल 29 और 30 है। आर्टिकल 29 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। ये माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट के प्रोटेक्ट करने की बात करता है। प्रोवाइड्स दैट एवरी सेक्शन ऑफ सिटीजन रिजाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ कंट्री हैव द राइट टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व इट्स ओन डिस्टिंक्ट लैंग्वेज। कोई भी आदमी अगर चाहे, जो भी इंडियन टेरिटरी में रहता है, वो अपनी भाषा को सुरक्षित करने के लिए, अपने कल्चर को सुरक्षित करने के लिए कुछ भी कर सकता है, ठीक है। अपनी कम्युनिटी एस्टेब्लिश कर सकता है, इंस्टीट्यूशंस बना सकता है, ठीक है। फर्दर इट सेज दैट नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑन अ ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज। और आगे ये भी बोलता है किसी भी इंसान को केवल वो उसका धर्म क्या है, उसकी भाषा क्या है, उसकी कास्ट क्या है, उसकी रेस क्या है, इस बेस पे आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन देने से डिनाई नहीं कर सकते। आर्टिकल 29 ग्रांट्स प्रोटेक्शन टू बोथ रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एज वेल कल्चरल माइनॉरिटीज। ये तीनों माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटी डिफाइन नहीं करी गई है, ठीक है। बस 3 तरीके की माइनॉरिटी को बताया गया है आर्टिकल 29 में, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एज वेल एज कल्चरल माइनॉरिटी। ये तीनों को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। हाउएवर द राइट आर नॉट नेसेसरली रेस्ट्रिक्टेड टू माइनॉरिटीज ओनली। ये केवल माइनॉरिटी सेक्शन के लिए ही नहीं रेस्ट्रिक्टेड है, एज इट इज कॉमनली अज्यूम टू बी। लेकिन ऐसा लगता है कि केवल माइनॉरिटी के लिए होंगे, लेकिन केवल माइनॉरिटी के लिए नहीं है। इट इंक्लूड्स माइनॉरिटी एज वेल एज मेजोरिटी। इसमें माइनॉरिटी के भी लोग आते हैं, मेजोरिटी के भी लोग आते हैं, ठीक है। राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये आपका अगला आर्टिकल। आर्टिकल 30 क्या कहता है कि आपको अधिकार है, हर एक माइनॉरिटी को अधिकार है किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश करने का और उसको एडमिनिस्टर करने का, ठीक है। कोई भी रिलीजियस माइनॉरिटी अगर चाहे या कोई एजुकेशन लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी वाले लोग चाहें कि हमें कोई अपने लैंग्वेज या कल्चरल या रिलीजियस माइनॉरिटी का इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश करना है तो कर सकते हैं, ठीक है। और उसका इस्टेब्लिशमेंट अपने स्टेट में कर सकते हैं। दिस प्रोविजन वाज एडेड बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट 1930 टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ माइनॉरिटी इन दिस रिगार्ड। अगला कहता है द कंपनसेशन अमाउंट फिक्स्ड बाय द स्टेट। क्या क्या कंपनसेशन वगैरह मिलेगा ये फिक्स किया गया है स्टेट के द्वारा, स्टेट देगा। ये 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में ये चीज लाई गई थी, ठीक है। द प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 30 इज कन्फाइंड only to the minority, religious, cultural or linguistic and does not extend any other section of the citizen as under article 29। जैसे 29 में क्या है वो सबके लिए बात करता है, लेकिन यहाँ पे केवल रिलीजियस, कल्चरल और लिंग्विस्टिक से 3 प्रकार की माइनॉरिटी की बात करी गई है, इनको प्रोटेक्शन देने की बात करी गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला आपका आर्टिकल 31 जो कि राइट टू प्रॉपर्टी की बात करता है, इसको हटा दिया गया था 44th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1970 एक्ट में 1978 में। उसकी जगह पे आर्टिकल 300A में इसको ऐड कर दिया गया था पार्ट 12 में। अब इसको लीगल राइट का दर्जा दे दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जिस आर्टिकल के बारे में बात करने जा रहे हैं इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 को हम बोलते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आर्टिकल 32 इज द कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन as it provide that the right to get fundamental rights protected, it is itself a fundamental right। ये कहता है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट है वो भी एक राइट के तहत प्रोटेक्ट किया जाएंगे, वो भी एक फंडामेंटल राइट ही होगा। इट कन्फर्स द राइट टू रेमेडीज फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स of an aggrieved citizen. The Supreme Court has ruled that Article 32 is a basic feature of the Constitution। Supreme Court ने बोला है कि Article 32 एक बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको बदला नहीं जा सकता। Hence it cannot be abrogated or taken away even by way of an amendment to the Constitution। ये किसी अमेंडमेंट के द्वारा भी बदला नहीं जा सकता। It contains the following 4 provisions। इसके 4 provisions होते हैं। पहला, the right to move the Supreme Court by appropriate proceeding for the enforcement of the fundamental rights। दूसरा, the Supreme Court shall have power to issue directions or order of writ for the enforcement of any of the fundamental right। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, ये रिट इशू कर सकता है। ठीक है, पार्लियामेंट कैन एम्पावर एनी other court to issue direction, order and writ of all kinds। any other court here does not include high court because ये देखो किसी दूसरे कोर्ट के राइट नहीं दिए गए हैं, लेकिन आर्टिकल 2 to 6 के तहत हाई कोर्ट को भी ये अधिकार प्राप्त है। लेकिन हाई कोर्ट का जुरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले में इन द टर्म्स ऑफ रेट्स बड़ा होता है। हाँ जी, आपने सही सुना, बड़ा होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट के रिगार्डिंग ही ले जा सकता है, रिट्स आप लेके जा सकते हैं, रिट्स पिटीशन डाल सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट में आप दूसरे राइट्स को भी कवर कर सकते हैं आर्टिकल 2 to 6 के तहत। ठीक है, और रिट्स के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, लेकिन अभी हम आगे के आर्टिकल्स देखते हैं। ठीक है, आर्टिकल 33 जो है ये पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि वो चाहे तो कुछ राइट्स फंडामेंटल राइट्स से रेस्ट्रिक्ट कर सकता है कुछ स्पेशल मेंबर्स को, जो जैसे आर्म फोर्स के मेंबर हो गए, पैरामिलिट्री फोर्सेस के मेंबर्स हो गए, पुलिस फोर्स के मेंबर हो गए, या इंटेलिजेंस एजेंसीज के मेंबर्स हो गए। इनको सारे राइट्स नहीं दिए जा सकते, पार्लियामेंट चाहे तो रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोविजन इज टू एंश्योर द प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज एंड मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन अमंग देम। इसका मेन मकसद यही है कि प्रॉपर तरीके से डिसिप्लिन मेंटेन रहे और वो अच्छे तरीके से ड्यूटी करें। द पावर टू मेक लॉज अंडर आर्टिकल 33 इज कन्फर्ड ओनली ऑन द पार्लियामेंट, नॉट ऑन द स्टेट लेजिस्लेचर। इसमें इस आर्टिकल 33 से रिलेटेड जितनी पावर है केवल पार्लियामेंट के पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं होती है। अगला जो आर्टिकल है आपका, अगला आर्टिकल है आपका आर्टिकल 34। आर्टिकल 34 आपका जो है इट प्रोवाइड फॉर द आर्टिकल 33, जैसे कि मैंने अभी बताया आर्टिकल 3 जो है एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि पैरामिलिट्री फोर्स, आर्म फोर्सेस जो है इन पे रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं फंडामेंटल राइट को लेके। आर्टिकल 34 बात करता है रेस्ट्रिक्शंस ऑन फंडामेंटल राइट्स व्हाइल मार्शल लॉ। मार्शल लॉ इन फोर्स, जब मार्शल लॉ लगता है, मिलिट्री रूल लगता है, उस टाइम पे कई सारे आर्टिकल्स पे रेस्ट्रिक्शंस लग सकता है। ये आर्टिकल 34 में कहा गया है। आर्टिकल 35 जो है आपका lays down that the power to make laws to give effect to certain specified fundamental rights shall vest only in the parliament, not in the state legislature। ये कहता है कि ये आर्टिकल 35 कहता है कि जो फंडामेंटल राइट से जुड़े हुए लॉज है वो केवल पार्लियामेंट से रिलेटेड है, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर से। ठीक है, चलिए ये आपका फंडामेंटल राइट तो आज कंप्लीट हो गया, इसका कंक्लूजन देख लेते हैं। द फंडामेंटल राइट्स डिस्पाइट हैविंग अ लॉट ऑफ एक्सेप्शंस एंड रेस्ट्रिक्शंस एंड लैक ऑफ permanency are a crucial part of the Constitution of India, as they provide necessary conditions for the material and moral protection of man and ensure the liberty of every individual। देखिए ये इसमें restrictions हैं, बहुत कुछ है, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत crucial part है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है जो कि हमें बहुत अलग इंडिविजुअल लिबर्टी की बात करते हैं। ठीक है, these rights protect the interest of minority इंटरेस्ट की बात करते हैं, वीकर सेक्शन के प्रोटेक्शन की बात करते हैं, एंड उनको समाज में ताकत
तौर बनाने की बात करते हैं तथा सेकुलर स्टेट की स्थापना करते हैं। दे इंश्योर द डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल्स व्हाइल डाउन द फाउंडेशन ऑफ सोशल इक्वलिटी एंड जस्टिस। ये हर एक इंडिविजुअल की रिस्पेक्ट की बात करते हैं सोशल इक्वलिटी और जस्टिस के फाउंडेशन को फाउंड करते हुए। ठीक है, ये था आपका फंडामेंटल राइट का डिस्कशन। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। इसको जरूर देखिए, 1.5x पे देखिए अगर आपके पास टाइम नहीं है तो, लेकिन जरूर देखिए। और आगामी परीक्षाओं के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। जय हिंद।